हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से हम बात करेंगे आज के एडिटोरियल सेशन की। सबसे पहले ये मोटिवेशनल कोट हम लेते हैं, इट्स यू वर्सेस यू। तो आपका कंपटीशन किससे है? अपने आप से। किसको हराना है? खुद को। हराने का मतलब है कि अपना सबसे बेस्ट निकाल कर लेकर आना है। सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट अगर कोई है, सबसे अधिक एनर्जेटिक कोई अगर है, सबसे अधिक अगर स्ट्रॉन्ग पावरफुल है तो वो आप हैं। आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। इस थॉट को लेकर आगे बढ़ना है, पॉजिटिव वाइब्स को लेकर आगे बढ़ना है, तभी आप अपना सर्वश्रेष्ठ निकाल पाएंगे। तो आज का एडिटोरियल किस पर आधारित है वो ये इमेज देखकर आप समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे वर्क प्लेस पर दूर दूर बैठाया गया है सभी को, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सबके सब। बहुत कम स्टाफ है। किसी चेयर पर आपको काम करने वाला नज़र आएगा, किसी चेयर पर नहीं है। तो इस प्रकार से काम करवाने की ज़रूरत है। यही आज का आर्टिकल बता रहा है, वर्किंग सेफली इसका टाइटल है। कि भाई सीधी सी बात है कि अगर आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी को ओपन अप करने का निर्णय ले लिया है तो सीधा सा मतलब इसका ये हुआ कि आप यहाँ पर स्टाफ तो बुलाएंगे। कंपनी जो खुली हैं उनके लिए स्टाफ की आवश्यकता है, लेकिन स्टाफ आप बुलाइए, कम संख्या में बुलाइए, शिफ्ट्स के आधार पर बुलाइए या फिर उनको घर पर काम करवाइए। ये सब ध्यान देने की बात है। इसी के बारे में आज का आर्टिकल है। तो प्रेफिस या समरी इसका क्या है देखिए। ओपनिंग अप इकोनॉमिक प्रोडक्शन अमिड कोविड-19 पोजेज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैलेंज। तो कोविड-19 के मद्देनजर, कोविड-19 के चलते इकोनॉमिक प्रोडक्शन को ओपन अप करना, आर्थिक उत्पादन स्टार्ट कर देना, वो यहाँ पे एक असाधारण चैलेंज प्रस्तुत करता है। द वर्क प्लेसेज अराउंड द वर्ल्ड आर बीइंग मेड सेफ थ्रू रिजॉर्टिंग टू शिफ्ट्स और इनेबलिंग देम टू वर्क फ्रॉम होम। जो वर्क प्लेसेज हैं पूरे विश्व भर में, उनको सेफ रखा जा रहा है, या तो किस तरीके से शिफ्ट्स पर आश्रित होकर, शिफ्ट्स का सहारा लेकर कि अलग अलग आप जो ग्रुप्स बांट दीजिए और अलग अलग आप शिफ्ट में उनको बुलाइए ताकि वर्क प्लेस पर एक साथ से भीड़ जमा ना हो। और या फिर क्या है कि लोगों को घर पर ही काम करने के लिए दे दीजिए। सर्टेन सिंपल मेजर्स, ये सर्टेन है, सर्टेन सिंपल मेजर्स such as use of mask, frequent hand washing, respiratory etiquette, फिजिकल डिस्टेंसिंग एटसेट्रा द डिफेंस अगेंस्ट द वायरस। तो इस वायरस के खिलाफ अगर डिफेंस प्राप्त आपको करना है, अपनी सुरक्षा करनी है, तो कुछ यहाँ पे सिंपल स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, जैसे कि मास्क का यूज़ करना पड़ेगा, बार बार में हैंड वॉशिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। रेस्पिरेटरी एटिकेट्स होता है कि सांस लेने संबंधी जो एटिकेट, शिष्टाचार तौर तरीके, मतलब ऐसा नहीं है कि आप सांस ले रहे हैं ज़ोर ज़ोर से और इस प्रकार आप गहरी सांस ले रहे हैं और वो भी नज़दीक किसी के बैठ के, तो ये थोड़ा सा रेस्पिरेटरी ये एक डिजीज़ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग, दूरी बना के रखनी पड़ेगी। तो ये सब डिफेंस हैं इस वायरस के खिलाफ, इससे आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। द यूज़ ऑफ आरोग्य सेतु ऐप इज़ बीइंग मेड मैंडेटरी एट सम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। कुछ संस्थानों में तो आरोग्य सेतु ऐप को यहाँ मैंडेटरी किया जा रहा है, डेस्पाइट इस शेकी मैकेनिज्म, इस चीज़ के बावजूद कि उसका जो सिस्टम है, उसका जो मैकेनिज्म है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। वाइल अ ग्रेजुअल रिजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज अ नेसेसिटी। ये ठीक है कि इसका धीरे धीरे इकोनॉमिक एक्टिविटी को खोलना पड़ेगा, ये ज़रूरी भी है, लेकिन साथ ही ज़रूरी क्या है, एंश्योरिंग वर्क प्लेसेस सेफ्टी इज ऑल्सो प्राइम इंपॉर्टेंस। वर्क प्लेसेस की सेफ्टी को एंश्योर करना भी एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, बहुत बड़ी यहाँ पे इस चीज़ की भी इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये आर्टिकल किस बारे में है, ये एक इमेज आपने दिमाग में बना ली है। अब बढ़ते हैं ग्रामर और वोकैबुलरी की ओर। तो कुछ वर्ड्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। कन्फाइंड एक वर्ड मिलेगा, कन्फाइंड एक एडजेक्टिव है, तो लिमिटेड, रेस्ट्रिक्टेड, कंस्ट्रिक्टेड या स्मॉल, या तो बोलते हैं जो घिरा हुआ हो कोई चीज़, रेस्ट्रिक्टेड हो, प्रतिबंधित हो, या फिर छोटा स्थान हो, उसके लिए भी कन्फाइंड प्लेसेस यूज करते हैं। स्टाक एक शब्द मिलेगा, स्टाक एक एडजेक्टिव के रूप में, शियर, अटर, एब्सोल्यूट, टोटल या प्योर, कुल मतलब बिल्कुल कह सकते हो, पूर्ण बोल सकते हो, इन सब के लिए स्टाक का यूज करते हैं। वारंट शब्द है, वारंट का मतलब वैलिडेट होता है, सैंक्शन होता है, जस्टिफाई होता है, कॉल फॉर होता है। इसका मतलब ये हो गया कि सत्यापित करना या फिर कहें कि चाहना, है ना, डिमांड करना, ये सारे इसके मीनिंग होंगे। फिर अंडरस्कोर, ये काफ़ी बार आ चुका है पिछले सेशंस में भी। अंडरस्कोर का मतलब इम्फेसाइज करना होता है, अंडरलाइन बताना, अंडरलाइन करना होता है, स्ट्रेस डालना होता है, एक्सेंचुएट करना होता है, तो मतलब जोर देना किसी चीज़ पर। मैंने आपको बताया भी था कि आप कंप्यूटर कीबोर्ड पर अगर देखेंगे तो अंडरस्कोर एक की होती है इस प्रकार से। तो जैसे अंडरस्कोर है, इसका मतलब आप उसको अंडरलाइन कर रहे हैं कोई चीज़ को,
ठीक है। तो इसका मतलब अंडरलाइन कर रहे हैं तो भी अंडरलाइन तभी करते हैं जब हम किसी चीज़ पर जोर डालना चाहते हैं, कि थोड़ा सा अलग से हाईलाइट करना चाहते हैं, तो वही इसका मीनिंग है। इंपेरेटिव एक एडजेक्टिव के रूप में होता है। इंपेरेटिव का मतलब महत्वपूर्ण, तो वाइटल, क्रूशियल, कंपल्सरी, इसेंशियल, रिक्विजिट और मैंडेटरी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एक मैंडेट मिलेगा, मैंडेट एक वर्ब के रूप में है, तो कमांड, डिक्री, ऑर्डन, ऑर्डर या डिक्टेट, आदेश देने को बोल सकते हैं। एक क्वेस्ट मिलेगा नाउन के रूप में, तो हंट, सर्च या स्काउट, तलाश को बोलते हैं, है ना। लुकिंग फॉर जो प्रोसेस होता है लुक फॉर का, उसको बोलते हैं क्वेस्ट। ब्रेक थ्रू, ये आपने क्रिकेट में काफ़ी बार सुना होगा कि इस बॉलर ने ब्रेक थ्रू दिलाया टीम को। एक लंबी पार्टनरशिप चलती है और बीच में उस पार्टनर तोड़ने की जरूरत पड़ती है, किसी गेंदबाज को लगाया जाता है और वो उस विकेट को लेकर टीम को ब्रेक थ्रू दिलाता है, मतलब सफलता दिलाता है। तो इसके लिए प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट एंड सक्सेस, ये सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं। डिपेंड आपको दे रखा है आज के एडिटोरियल में, तो डिपेंड का हम काफ़ी बार डिस्कस करते हैं, मैंने यहाँ पे नोट करके दे दिया है ताकि आपको अगर एक दो वर्ड मिस हो तो आप याद कर लें उन चीज़ों को। तो डिपेंड के साथ साथ हिंज के साथ, रिलाई के साथ, हैंग के साथ, राइड के साथ, रेस्ट के साथ, काउंट के साथ, बैंक के साथ और लीन के साथ, इन सब का मतलब निर्भर होना होता है। ये बैंक ऑन या बैंक अपॉन, आपने कभी पंजाब नेशनल बैंक का पंचलाइन पढ़ी हो तो वहां देखिएगा कि द बैंक दैट यू कैन बैंक अपॉन, भरोसे का प्रतीक, तो भरोसा करने के लिए, निर्भर होने के लिए बैंक का प्रयोग किया जा सकता है। तो इन सब के साथ में ऑन और कई बार इनके साथ में अपॉन का प्रयोग भी होता है। साथ ही आज के ग्रामर की बात करें तो फैमिलियर टू और फैमिलियर विद, ये आज आपको फैमिलियर टू दे रखा है। तो फैमिलियर टू और फैमिलियर विद में डिफरेंस क्या है? फैमिलियर विद होता है कि आपको पूरी जानकारी है किसी चीज़ के बारे में। इफ़ यू आर वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट समथिंग इट मीन्स यू आर फैमिलियर विद दैट पर्टिकुलर थिंग। अगर फैमिलियर टू है तो रिकग्निजिबल है। रिकग्निजिबल का मतलब ये हो गया कि आपकी जानकारी है, मीन्स आपको कोई जानता है या फिर आप किसी को जानते हो, तो फैमिलियर टू है। फैमिलियर विद का मतलब क्या हुआ? किसी चीज़ के बारे में ज्ञान होना, किसी बारे में सूचना होना, पूरा उसकी अपडेशन आप तक पता रहना, उसको तो बोलते हैं फैमिलियर विद। जैसे एग्जांपल दे रखा है, आई एम फैमिलियर विद हिज राइटिंग, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे उसके जो लेखन है, उसकी जो राइटिंग है, उसका ये नहीं है कि मैं उसको जानता हूँ। यहाँ पे इसका मतलब है कि उसकी राइटिंग के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन है, मुझे उसके बारे में पूरा नॉलेज है, पूरी सूचनाएं हैं। जबकि दूसरा है दैट नेम इज नॉट फैमिलियर टू मी, तो वो नाम मैं नहीं जानता। तो जानने के सेंस में, जब नो के सेंस में ये आएगा तो आपको लगाना है टू, और अगर इन्फॉर्म्ड है आप पूरी तरीके से तो उसके लगाना है विद। ये डिफरेंस होता है, इंपॉर्टेंट है, जरूर से इसको ढंग से देखिएगा। और व्यूअर्स कॉलम में आज एक बच्चे ने पूछा था, साजन शाह नाम से एक बच्चा है, उन्होंने पूछा, तो देखो मैं बता देता हूँ, पहले कुछ एग्जांपल लेते हैं, उसमें बताता हूँ। हियर और लिसन, इन दोनों में डिफरेंस बात पूछा था। तो हियर जो शब्द होता है ना, ये एक प्रकार की घटना है कि अचानक से आपकी कानों में आवाज पड़े तो आप बोलेंगे हियर, और अगर आप ध्यान देकर सुनना चाहें, सुनने की कोशिश करें, तो वहां पे आप लगाएंगे लिसन। या याद रखिएगा, अटेंटिवली अगर आप कोई चीज़ को सुन रहे हैं तो आपके लिए लिसन का यूज़ करना है, और अगर अपने आप आपके कानों में आवाज़ सुनाई पड़ती है तो आपको हियर का प्रयोग करना है। लिसन के साथ में जनरली टू का प्रयोग करते हैं आगे, अगर ऑब्जेक्ट दे रखा हो। एक बात और याद रखिएगा कि अगर फ़ोन पर बात कर रहे हैं तो उस कंडीशन में लिसन नहीं आता है, हियर आता है। ये कुछ डिफरेंस याद रखिए। पहला सेंटेंस देखो, सडनली आई डैश अ नॉइज, तो अचानक से मैंने आवाज़ सुनी। समवन वॉज इन द गार्डन, कोई गार्डन में था, तो अचानक से आवाज़ आपके कानों में पड़ी है आके, तो इसका मतलब यहाँ पे हर्ड करेंगे, HEARD। ठीक है। तो आई डैश वेरी केयरफुली टू व्हाट शी सेड, उसने जो कुछ भी कहा मैंने बहुत ध्यान से सुना, तो जो कुछ भी कहा वो ध्यान से सुना है, तो इस कारण से यहाँ पे लिसन, क्योंकि केयरफुली अटेंटिवली अगर आप सुनते हैं तो लिसन का प्रयोग करते हैं। द लाइन इज वेरी बैड आई कैंट डैश यू, ये फोन पर बात है, फोन पर अगर बात आप करते हैं तो आई कैंट हियर यू करेंगे, आई कैंट लिसन यू नहीं करेंगे। और डैश मी, मेरी बात सुनो, अगर ये कह रहे हो, किसी को कह रहे हो, आप किसी का अटेंशन सीख करते हो और आप चाहते हो कि आपकी बात सुनी जाए, तो आपने काफ़ी बार ये सुना भी होगा, लिसन टू मी। तो देखो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि आप ग्रामर के रूल्स में बंधें, काफ़ी बार आपको जो आपकी लाइफ है, आपका रूटीन है, आपके चारों ओर की जो घटनाएं हैं वो आपको सिखा देती हैं बहुत सारी चीज़ें। तो आपने लिसन टू अगर सुना हुआ है तो उसको उसी तरीके से याद रखें, कहीं पर भी रूल में जाने की आवश्यकता आपको नहीं है। फिर हम रिवीजन की बात करें तो कॉलम्स मैच करने हैं, तो पहले जान लीजिए कि इनके मीनिंग क्या है। मोमेंटस, मोमेंटस का मतलब होता है महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, वाइटल, की, ये सारे इसके मीनिंग हैं। इवेनेसेंट, इवेनेसेंट का मतलब क्षणिक होता है।
टेम्परेरी जो होता है, मोमेंट्री जो होता है उसको बोलते हैं, फ्लीटिंग को बोलते हैं, रेंगल का झगड़ा करने को बोलते हैं, फाइट है, क्वेरल है, बीकर है, इन सब शब्दों को बोलेंगे। सिम्युलेट का मतलब फॉलो करना है, सिम्युलेट का मतलब इमिटेट करना है, नकल करना, अनुकरण करना, ठीक है। और आर्टफुल का मतलब धूर्त या चालाक होता है, तो कनिंग कह सकते हो, क्राफ्टी कह सकते हो, ये सब आर्टफुल के सिनोनिम्स होते हैं। तो चलिए आ जाइए, मोमेंटस का मतलब होता है महत्वपूर्ण, तो महत्वपूर्ण के लिए यहाँ पे कौन सा शब्द है, देखो देखें, नोटेबल, ठीक है। इवेनेसेंट का क्षणिक होता है, ठीक है, तो क्षणिक के लिए कौन सा वर्ड है यहाँ पे, देखो देखें, तो यहाँ इवेनेसेंट, सॉरी शायद मैंने लिया ही नहीं वर्ड यहाँ पे इवेनेसेंट के लिए। चलो अगला देखो, रेंगल, रेंगल के लिए कौन सा वर्ड है यहाँ पे, रेंगल का झगड़ा करना है तो क्वेरल हो जाएगा। सिम्युलेट का मतलब इमिटेट करना है तो ये अनुकरण करना हो जाएगा। आर्टफुल है, आर्टफुल का यहाँ पे हो जाएगा क्राफ्टी। ये डेवियस की जगह पे आप एक नोट कर सकते हैं, इवेनेसेंट का नोट कर सकते हैं, मोमेंट्री, मोमेंट्री, ठीक है, क्षणिक जो होता है उसके लिए यूज कर लीजिए। डेवियस बेईमान को बोलते हैं, चालाक को बोल सकते हैं, तो ये आर्टफुल का ये भी हो सकता है, डेवियस भी और क्राफ्टी भी, दोनों सेम ही हो गए। मोमेंट्री कर लीजिएगा इसका, ठीक है। एवेनेसेंट का मतलब क्षणिक। तो ये सारे वर्ड्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से ये मैं लगातार लेकर चल रहा हूँ आपके साथ रिवीजन वाला सेक्शन, और ये आपको बहुत हेल्प कर रहा है मेरे हिसाब से। तो आपको पिछले वाले वर्ड्स रिकॉल करवाने में मैं हेल्प कर रहा हूँ। आप अपने प्रयास भी डालिए, डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। वोकैबुलरी ड्रिल, ये भी एक फीचर हमने जोड़ा था 5-6 दिन पहले, तो यहाँ इसको रेगुलर करते हैं। मैंडेट का मतलब होता है आदेश देना, हमने देखा था आज ही अभी। ऑर्डेन, ऑर्डर, ये सब देखे थे ना, ऑर्डर है, ऑर्डेन है, डिक्री है, एडिक्ट है, इन सबको मैंडेट बोलते हैं। क्वेस्ट का मतलब सर्च होता है, क्वेस्ट का मतलब हंट होता है। नज का मतलब होता है किसी को प्रेरित करना कोई काम करने के लिए, एनकरेज हो, एग ऑन हो, परसुएड हो, तो उसके लिए नज का प्रयोग करते हैं। स्टार्क शब्द है, इसका मतलब अटर है ना, बिल्कुल जो होता है ना उसको बोलते हैं, अटर है, शेयर है, कंप्लीट है। डिवॉल्व, डिवॉल्व का मतलब होता है कोई जिम्मेदारी या कोई भी काम नीचे वाले व्यक्ति को, आपके नीचे मतलब जो व्यक्ति आपके अधीन काम कर रहा है, सबऑर्डिनेट स्टाफ है, उसको सौंप देना, है ना, उसको बोलते हैं। और जनरली याद रखिए कि डिवॉल्व के साथ में जो प्रपोजिशन रिक्वायर्ड होता है वो ऑन या अपॉन लग जाता है। तो चलो देखते हैं कि इनमें कौन कौन से आएंगे। तो दोज ड्यूटीज़ विल नेसेसरी डैश ऑन मी, कि वो कर्तव्य या वो ड्यूटीज़ हैं वो निश्चित रूप से नेसेसरीली मेरे ऊपर आएंगी, जिम्मेदारी मुझे सौंपी जाएंगी। डिवॉल्व ऑन लगेगा, मैंने कहा डिवॉल्व के साथ ऑन अपॉन लग सकता है, डिवॉल्व आएगा। दूसरा, आवर डेलीगेट्स हैव बीन डैश टू वोट अगेंस्ट द प्रपोजल एट द कॉन्फ्रेंस, हमारे जो डेलीगेट्स, हमारे जो प्रतिनिधि हैं, उनको मतलब क्या किया गया है, टू वोट अगेंस्ट, उनसे कहा गया है कि आप वोट दें प्रपोजल के खिलाफ, कॉन्फ्रेंस में जो प्रस्ताव है उसके खिलाफ वोटिंग करें, तो उनको आदेश दिया गया है डेलीगेट्स को, तो मैंडेटेड आ जाएगा, MANDATED। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, द डैश रियलिटी इज दैट वी आर ऑपरेटिंग एट अ ह्यूज लॉस, तो ये जो रियलिटी है वो ऐसी है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा लॉस उठा रहे हैं, हम लॉस पर ही काम कर रहे हैं। कौन सी रियलिटी हो गई, स्टार्क रियलिटी, जो पूर्ण वास्तविकता है, जो ऑब्वियस चीज़ें हैं उसकी बात है। नथिंग विल स्टॉप देम इन देयर डैश फॉर ट्रूथ, तो उनको कोई नहीं रोक पाएगा, किस में, इन देयर डैश फॉर ट्रूथ, तो उनके सत्य की तलाश में, तलाश के लिए क्वेस्ट आएगा। यहाँ पे देयर लगा हुआ था, पजेसिव एजेंट नाउन लगता है, क्वेस्ट यहाँ पे नाउन के फॉर्म में आ सकता है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो एक बार आप फिर से, मैं तो ये कहूँगा आपको कि आप इसका PDF लेकर या फिर स्क्रीनशॉट लेकर खुद से सॉल्व करें, उसके बाद आप इस सेशन पर अगर आएंगे तो बेहतर आपको समझ में आएगा। तो चलिए बात करते हैं आज के एडिटोरियल की। वर्किंग सेफली, वर्क यहाँ पे वर्ब के रूप में है, सेफली यहाँ पे एडवर्ब है, क्योंकि एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, तो वर्क से, वर्किंग से मतलब काम करना है लेकिन सुरक्षित तरीके से करना है, उसकी बात कर रखी है। एम्प्लॉयर शुड सी द वैल्यू ऑफ रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड टै का साउंड लेंगे लास्ट में, रिड्यूस्ड नहीं, रिड्यूस्ड। तो एम्प्लॉयर शुड सी द वैल्यू ऑफ रिड्यूस्ड अटेंडेंस एंड एनकरेज स्टाफ प्रोटेक्शन। एम्प्लॉयर्स, एक तो होता है एम्प्लॉई, जो व्यक्ति कर्मचारी हो, जो काम करता है किसी कंपनी में कहीं पर भी, एम्प्लॉयर जो इसको काम देता है, तो एम्प्लॉयर्स का मतलब मालिक हो गया एक प्रकार से। शुड सी, उनको देखना चाहिए, शुड सजेशन के लिए आया है, शुड के कौन कौन से यूसेज हमने कल डिस्कस किए थे। द वैल्यू ऑफ रिड्यूस्ड अटेंडेंस, अटेंडेंस का नाउन है, रिड्यूस्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है, तो वैल्यू समझनी चाहिए। रिड्यूस्ड अटेंडेंस की मतलब कम अटेंडेंस हो, वर्क प्लेस पर कम लोग आए, जैसे अगर
100 का स्टाफ है तो 30% अटेंडेंस ही हो, जैसे कुछ दिनों पहले देखने को मिला था, कुछ हमने एक आर्टिकल शायद डिस्कस किया था, वहाँ पे ऐसा था कि 30% 40% तक की अटेंडेंस हो। इस बात की इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए। एंड एनकरेज स्टाफ प्रोटेक्शन, एनकरेज का मतलब क्या होता है, एग ऑन भी कर सकते हो इसकी जगह पे, और प्रोत्साहित करना चाहिए स्टाफ प्रोटेक्शन को कि उनका स्टाफ सुरक्षित रहे। तो एम्प्लॉयर्स जो हैं, जो मालिक लोग हैं, उनको यहाँ पे रिड्यूस्ड अटेंडेंस की वैल्यू को समझना चाहिए, देखना चाहिए कि भाई ये वैल्यूबल है कि लोग कम आए, उनके वर्क प्लेस पर कम स्टाफ आए, और स्टाफ प्रोटेक्शन को एनकरेज करना चाहिए। इसके आगे देखो, ओपनिंग अप इकोनॉमिक प्रोडक्शन फ्रॉम ए लॉकडाउन इवन पार्शियली व्हेन द COVID-19 pandemic has not peaked in the country poses an extraordinary challenge। ओपनिंग अप का मतलब हो गया खोल देना, इकोनॉमिक प्रोडक्शन का मतलब हो गया आर्थिक उत्पादन, किससे, लॉकडाउन से, इवन पार्शियली का मतलब आंशिक रूप से भी, इवन का मतलब भी, पार्शियली आंशिक रूप से, व्हेन द COVID-19 पेंडेमिक हैज नॉट पीक्ड इन द कंट्री, और उस स्थिति में जब कोविड-19 पेंडेमिक, जब ये कोविड-19 वैश्विक महामारी जो है, हैज नॉट पीक्ड इन द कंट्री, ये मतलब मतलब अपने सबसे ऊपरी स्तर पर नहीं पहुंची है। पीक का मतलब क्या होता है, सबसे ऊपर पहुंच जाना, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाना। इन द कंट्री, देश में, पोजेज तो ये प्रस्तुत करता है, खड़ी करता है, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैलेंज, चैलेंज नाउन है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एडजेक्टिव है, एक असाधारण चुनौती प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पे कुछ देखो, ज़्यादा कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, आप भी कोशिश करेंगे समझ में आपको आएगा। इकोनॉमिक प्रोडक्शन है, इसको ओपन अप करना, ठीक है, किससे ओपन अप करना है, लॉकडाउन से। तो लॉकडाउन लगा हुआ है मतलब इकोनॉमिक प्रोडक्शन सब ठप पड़ा हुआ है, अब उसको फिर से स्टार्ट करना है, वो भी चाहे आप आंशिक रूप से ही स्टार्ट करें, है ना, आंशिक रूप से ही करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पार्शियली किसको देखकर आ रहा है, पार्शियली यहाँ पे ओपन अप की विशेषता बता रहा है कि ओपन अप करना है, कैसे करना है, आंशिक रूप से। आंशिक रूप से मतलब आप पूरी गतिविधियां स्टार्ट ना करें, थोड़ा बहुत आप किसी प्लांट में प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि वो भी उस स्थिति में जब कोविड-19 पेंडेमिक जो है वो देश में अपने हाईएस्ट लेवल पर नहीं पहुंचा है, हाईएस्ट आना बाकी है। तो ऐसी स्थिति में ये जो ओपन अप करना है, ये पोज करता है, ओपनिंग अप ही सब्जेक्ट बनेगा इसका। तो ये ओपन अप करता है, करना जो है वो एक असाधारण चुनौती प्रस्तुत करेगा। इससे आगे देखिए, कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड are focusing on making the workplace safe and issuing guidelines to help workers return to their jobs। ये सेकंड सेंटेंस देखो, कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, देश कहां पर, पूरे विश्व भर के देश, अराउंड द वर्ल्ड मतलब पूरे विश्व भर के, आर फोकसिंग ऑन, फोकस के साथ में प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं, ऑन। अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है कि वो ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं किस पर, मेकिंग द वर्क प्लेस सेफ। ऑन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद में क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। तो वर्क प्लेस सेफ करने को लेकर मतलब काम, जिस स्थान पे वो काम करते हैं, जो वर्क प्लेस उनका है, उसको सुरक्षित करने पर ये ध्यान फोकस कर रहे हैं पूरे देश। एंड इशूइंग गाइडलाइंस, और देखो एंड के पहले हमने देखा कि आईएनजी फॉर्म का प्रयोग था, तो एंड के बाद में भी आईएनजी लग गया है, और इशू कर रहे हैं। अब यहां देखो आर लगाने की जरूरत नहीं है, एक बार अगर हेल्पिंग वर्ब लग गई है और उसी हेल्पिंग वर्ब को रिपीट करना चाहते हैं आप, तो उसको ड्रॉप कर सकते हैं। तो यहां आप ऐसा मानिएगा कि एंड आर यहाँ पे है ही, ब्रैकेट में ले सकते हैं इस आर को, एंड इशूइंग गाइडलाइंस, और वो गाइडलाइंस प्रस्तुत कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं। गाइडलाइंस का मतलब दिशा निर्देश, टू हेल्प वर्कर्स, किसके लिए, कि वर्कर्स की हेल्प करने के लिए। हेल्प किस में करनी है, रिटर्न करने में, वापस लौटाने में, टू देयर जॉब्स, के अपने काम पर वापस लौट आएं, इस चीज में हेल्प करने में। हेल्प के साथ में हमें पता होना चाहिए कि V0 लगता है, हेल्प के साथ में 2 + V0 भी लग सकता है, मीन्स इन्फिनिटिव भी लग सकती है, तो बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग भी हो सकता है। तो क्या कह रहा है कि पूरे विश्व भर में जो देश हैं वो किस बात पे फोकस कर रहे हैं, वो इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि वर्क प्लेस को सेफ बनाने पर फोकस कर रहे हैं कि वर्क प्लेस सुरक्षित रहे, और वो गाइडलाइंस, दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं कि वो वर्कर्स की हेल्प कर सकें कि वो अपने काम पर लौट जाएं। फिर देखो, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट एट एनी गिवन टाइम इज अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल ईदर थ्रू रिजोर्ट टू शिफ्ट्स और अरेंजमेंट्स टू एनेबल एम्प्लॉयज टू वर्क फ्रॉम होम। तीसरा सेंटेंस देखो, रिड्यूसिंग द नंबर, रिड्यूसिंग का मतलब कम करना, क्या कम करना है, द नंबर ऑफ पीपल, लोगों की संख्या। लोगों की संख्या कौन सी है, जो कि प्रेजेंट है, जो अभी उपस्थित है, एट एनी गिवन टाइम, किसी भी दिए गए समय पर। एट एनी गिवन टाइम, टाइम यहाँ पे नाउन का काम करेगा, गिवन यहाँ एडजेक्टिव का काम करेगा, एनी डिटर्मिनर है, तो किसी भी दिए गए समय पर। इज अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल, मतलब ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, सार्वभौमिक एक सिद्धांत है, हर जगह लागू होने वाला सिद्धांत है। ईदर थ्रू रिजोर्ट टू शिफ्ट, कैसे, या तो ऐसे करके, इधर एक विकल्प दिया है, इधर के साथ में और लगता है, ये और लगा हुआ है, या तो इस माध्यम से कि शिफ्ट्स का सहारा लिया जाए। रिजोर्ट टू का मतलब क्या होता है, फॉल बैक अपॉन, टर्न टू, है ना,
ये सब रिजोर्ट टू के मतलब होते हैं। है ये इसका मतलब है सहारा लेना, आश्रय लेना, कि अंतिम रूप से आप इस चीज पर आश्रित हैं, उसके लिए रिकोर्स इस रिजोर्ट टू का प्रयोग किया जाता है। तो कह रहा है या तो इस माध्यम से, थ्रू लगता है माध्यम के लिए, ये एक प्रेपोजिशन है, तो या तो शिफ्ट्स के माध्यम से, और या फिर कैसे कर दिया जाए, अरेंजमेंट्स टू एनेबल एम्प्लॉयज टू वर्क फ्रॉम होम, या फिर ऐसी व्यवस्था की जाए कि एम्प्लॉयज को वो इनेबल करें, सक्षम बनाएं कि वो घर से ही काम कर सकें। तो कह रहा है कि रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट एट एनी गिवन टाइम। तो यहाँ पे सबसे बड़ी सिद्धांत देखो, यूनिवर्सल प्रिंसिपल क्या है, ये एक प्रश्न बनाइए अपने आप से कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल क्या है। तो प्रिंसिपल ये है कि लोगों की संख्या जो उपस्थित होती है किसी भी दिए गए समय पर, उसको कम करना यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। सबसे बड़ी बात क्या है कि किसी भी दिए गए समय पर, मतलब मान लीजिए कि 9 से 12 की शिफ्ट में किसी वर्क प्लेस पर काम करने वालों की संख्या को कम करना है। एक 3 से 6 की शिफ्ट है, उसमें उस शिफ्ट में काम की संख्या को कम करना है। ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। अब ये कैसे कर सकते हो आप, ये ऐसे करते हो कि शिफ्ट में बांट दो, या तो आप या तो शिफ्ट्स का सहारा लो कि 2-3 शिफ्ट बना दी, उसमें काम करने लोग बुलाओ, काम भी पूरा हो जाए, लोगों की भीड़ भी ना जुटे। और या फिर क्या कर सकते हो, आप एम्प्लॉयज को इनेबल करो, उनको ये सक्षम बनाओ इसके लिए कि वो घर पर काम कर सके। ठीक है, आगे देखो, द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हैज एड्रेस्ड द इशू थ्रू ए मैनुअल ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स दैट कवर्स ऑल टाइप्स ऑफ वर्क प्लेसेज एंड डिपेंड्स हैवीली ऑन बिहेवियरल चेंज with some additional requirements for confined spaces such as offices. द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, ये हो गया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, हैज एड्रेस्ड, इसने एड्रेस किया है। एड्रेस का मतलब होता है एक तो संबोधित करना, एक एड्रेस का मतलब होता है कोई भी अगर परेशानी है उसको सोल्व करना, सॉर्ट आउट करना। तो सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया है द इश्यू, इस मामले को, थ्रू फिर से माध्यम के लिए आ रहा है, प्रेपोजिशन है। अब मैनुअल यहाँ पे नाउन है, आर्टिकल लगा हुआ है ए, मैनुअल ऑफ प्रिवेंटिव मेजर, प्रिवेंटिव मेजर्स में मेजर्स नाउन है, प्रिवेंटिव एडजेक्टिव है। प्रिवेंटिव मतलब रोकथाम करने वाले, मेजर्स का मतलब स्टेप्स। तो मैनुअल का मतलब यहां पे हो गया है कि एक प्रकार से उनको एक कह सकते दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कौन कौन से रोकथाम के उपाय करने हैं। दैट कवर्स, दैट यहां पे इस मैनुअल के लिए है। अब आप पूछेंगे कि दैट तो यहां मेजर्स के लिए आना चाहिए, तो बेटा यहां पे ऑफ लगा हुआ है, प्रीपोजिशन लगा हुआ है, इसलिए प्रीपोजिशन से पहले वाला सब्जेक्ट माना जाएगा। अगर आपसे पूछेंगे यहां पे सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट ये है। इसी कारण से यहां पे कवर्स का प्रयोग है। वो मैनुअल जो कवर करता है ऑल टाइप्स ऑफ वर्क प्लेसेस, सभी प्रकार के वर्क प्लेसेस को, एंड डिपेंड्स, और डिपेंड करता है क्या, डिपेंड करता है हैवीली, मतलब बहुत ज्यादा, डिपेंड की विशेषता बता रहा है, हैवीली एडवर्ब है, डिपेंड के साथ ऑन लगता है, किस पर, बिहेवियरल चेंज का मतलब हो गया जो भी आपके आचार व्यवहार हैं, जिस प्रकार से आप अपना जिंदगी जीते आए हैं वर्क प्लेस पर, उसमें बदलाव, विद सम एडिशनल रिक्वायरमेंट्स, और इसमें कुछ अतिरिक्त आवश्यकताएं भी है, विद मतलब साथ में, सम मतलब कुछ, एडिशनल एडजेक्टिव है क्योंकि एल आ रहा है तो एडजेक्टिव हो जाएगा, कम्युनल, इसका एक और एग्जांपल मैंने दे दिया आपको। जैसे अतिरिक्त आवश्यकताएं किसके लिए, कन्फाइंड स्पेसेस के लिए। कन्फाइंड स्पेसेस क्या होते हैं, बंद स्थान या फिर छोटे स्थान, जैसे कि कैसे, ऑफिसेज, सच का प्रयोग किसके लिए करते हैं, एग्जाम्पल देने के लिए, तो जैसे कि ऑफिसेज हैं। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने एड्रेस किया है इस इश्यू को, इस इश्यू को एड्रेस कैसे किया है, इस मामले को, कौन सा मामला है भाई, मामला ये है कि आपको वर्क प्लेस सेफ्टी का ध्यान रखना है। तो इस मामले को कैसे इसने एड्रेस किया है, किस प्रकार से हैंडल किया है, तो हैंडल करने का तरीका है कि इन्होंने एक मैनुअल जारी किया है। ठीक है, मैनुअल जारी किया है किसका, प्रिवेंटिव मेजर्स का, कि आपको ये स्टेप्स उठाने हैं वायरस के रोकथाम के। वो अब जो मैनुअल है ना वो कवर करता है, उस मैनुअल में क्या है, सारे तो वर्क प्लेसेस वो कवर करता है, और वो डिपेंड करता है बिहेवियरल चेंज पर, व्यवहार में, आचार व्यवहार में, आपके उस रहन सहन जो ऑफिसेज में आपकी दिनचर्या हुआ करती थी उस पर बदलाव पर निर्भर करता है। ठीक है, और इसमें कुछ अतिरिक्त आवश्यकताएं भी हैं। अतिरिक्त आवश्यकताएं क्या हैं, कुछ अतिरिक्त आवश्यकताएं फॉर कन्फाइंड स्पेसेस, किसके लिए आवश्यकताएं हैं, जो बंद स्थान हैं, जो छोटे स्थान हैं उनके लिए, और जैसे कि उदाहरण दिया है, जैसे कि ऑफिसेज हैं, तो ऑफिस में छोटा सा स्थान होता है, भीड़ ज़्यादा जमा हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, उसके लिए मैनुअल जारी करके इसको एड्रेस करने का प्रयास किया है हेल्थ मिनिस्ट्री ने। आगे देखो, फॉर्चुनेटली द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द नोवेल कोरोना वायरस इज अ सेट ऑफ सिंपल मेजर्स दैट इन्वॉल्व्स लिटिल एक्सपेंडिचर, फिजिकल डिस्टेंसिंग ऑफ एटलीस्ट 1 मीटर, mandatory use of face mask or cover, frequent hand washing with soap, respiratory etiquette, sanitizing contact surfaces and self monitoring of health। तो कह रहा है क्या, ये कह रहा है कि भाई
फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, ये एडवर्ब है, एक एडवर्ब सेंटेंस को ओपन कर सकता है, तो ओपन कर रहा है। द फर्स्ट लाइन, फर्स्ट यहाँ पे ऑर्डिनल नंबर है, द का प्रयोग हो रखा है इससे पहले। तो द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जो पहली लाइन ऑफ डिफेंस, हमने बात की थी एक बार, याद आ रहा था ऑर्डिनल नंबर की कि द का प्रयोग कहाँ नहीं होता है, ये यहाँ पे ऑर्डिनल नंबर का प्रयोग कर रहा है, द का प्रयोग करेंगे इससे पहले। कई बार ये नाउन के रूप में आता है और ऐसे कंडीशन में ये होता है कि दैट हैज़ नॉट हैपेंड अर्लियर, पहले कभी घटित नहीं हुआ, ऐसे केस में आप फर्स्ट से पहले द नहीं लगाते हैं, याद रखिएगा। तो पहली चीज तो ये है कि द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, मतलब पहली लाइन का मतलब पंक्ति कतार, डिफेंस का मतलब रक्षा, अगेंस्ट द नोवेल कोरोना, रक्षा किससे, इस नोवेल कोरोना वायरस से। अब यहाँ पे लाइन का मतलब बता दूंगा मैं क्या है, फिलहाल आप पे थोड़ा सा चलिए कि लिटरली क्या निकाल सकते हैं हम इसका मीनिंग। इज अ सेट ऑफ सिंपल मेजर, सेट का मतलब यहाँ पे ग्रुप है, सेट यहाँ पे नाउन है क्योंकि ए लगा हुआ है, ऑफ मतलब का के या की है, सिंपल मेजर्स का मतलब साधारण से उपाय हैं, साधारण से स्टेप्स हैं। दैट इन्वॉल्व्स, अब यहाँ पे फिर से देख लीजिए, जैसे कि हमने ऊपर देखा था वैसे ही यहाँ पे, वैसे उस कंडीशन में मैनुअल को सब्जेक्ट माना था, यहाँ पे अ सेट सब्जेक्ट है क्योंकि ऑफ प्रीपोजिशन लगा हुआ है। तो वो सेट, वो ग्रुप जो इन्वॉल्व करता है, जो शामिल करता है लिटिल एक्सपेंडिचर, मतलब कोई खर्चा नहीं है, ना के बराबर है। ये मैंने क्यों पढ़ा ऐसा, क्योंकि लिटिल के पहले ना तो ए है ना द है, तो जब लिटिल या फ्यू से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है, इसका मतलब वो नेग्लिजिबल है, इसका मतलब वो ना के बराबर है, तो कोई खर्चा नहीं है उसमें। और कौन कौन से उपाय हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग ऑफ एटलीस्ट 1 मीटर, कि एक तो आप कम से कम, एटलीस्ट कम से कम 1 मीटर की फिजिकल डिस्टेंसिंग रख सकते हैं। मैंडेटरी यूज ऑफ फेस मास्क, मैंडेटरी मतलब अनिवार्य यूज ले सकते हैं, अनिवार्य यूज किसका, फेस मास्क का, और कवर या फिर फेस को कवर करने के लिए कोई भी कपड़ा वगैरह है उसका इस्तेमाल। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग विद सोप, फ्रीक्वेंट मतलब बार बार हाथ धोना, किससे, साबुन से। रेस्पिरेटरी एटिकेट, ये सांस श्वसन संबंधी जो भी शिष्टाचार, जो भी आचार व्यवहार, जो भी मतलब तौर तरीके हैं वो। एटिकेट की स्पेलिंग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सैनिटाइजिंग कॉन्टैक्ट सरफेसेज, कॉन्टैक्ट सरफेसेज का मतलब हो गया जहां जहां पर आप संपर्क में आते हैं, आपने टेबल है उस पर हाथ लगा दिया, आप किसी सीट पर जाके बैठे हैं, इस प्रकार की जो जगह हैं, सरफेसेज हैं, उनको सैनिटाइज करना, उनको स्वच्छ करना। एंड सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ हेल्थ, और खुद से अपने हेल्थ को मॉनिटर करते रहना, उसकी जांच करते रहना, निरीक्षण करते रहना, ध्यान देते रहना। तो कह रहा है क्या कि सौभाग्य से या फॉर्चुनेटली जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, मतलब पहला एक तरीका है डिफेंस का कोरोना वायरस से लड़ने का, कोरोना वायरस के खिलाफ डिफेंस को अपनाने का सबसे पहला जो एक स्टेप हो सकता है वो क्या है, सिंपल मेजर्स का एक ग्रुप है, बहुत सामान्य सामान्य से उपाय हैं उसका एक ग्रुप है, जिसमें कोई खर्चा होने वाला है नहीं, है ना। यहाँ सिंपल सी बातें हैं, एक तो फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है कम से कम 1 मीटर, ये वो बता रहे हैं यहाँ पे ऑथर, ये बताने का प्रयास कर रहा है कि इन माध्यम से आप इससे बच सकते हो। दूसरा क्या है, अनिवार्य रूप से फेस मास्क लगाना है। तीसरा क्या है, बार बार में हाथ को वॉश करते रहना है सोप की हेल्प से। फोर्थ क्या है, रेस्पिरेटरी एटिकेट को फॉलो करना है। फिफ्थ क्या है कि कॉन्टैक्ट सरफेसेस जो भी हैं उनको सैनिटाइज करते रहना है। और लास्ट क्या बताया कि हेल्थ को सेल्फ मॉनिटर करते रहना है। तो ये एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो सकती है किसके खिलाफ, कोरोना वायरस के खिलाफ। आगे आ जाओ, आगे कहना चाह रहा है कि दीज रिक्वायरमेंट्स हैव बाय नाउ become familiar to everyone and employees need only be nudged into adopting them through persistent communication, free provisioning of masks and sanitizing materials and organizing office space suitably. These requirements, ये आवश्यकताएं कौन कौन सी, फिजिकल डिस्टेंसिंग की, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग की, है ना, रेस्पिरेटरी एटिकेट की, या कॉन्टैक्ट सरफेस को सैनिटाइज करने की, ये जो आवश्यकताएं हैं, हैव बाय नाउ, बाय नाउ मतलब अब तक, हैव बिकम, हैव बिकम मतलब ये बन चुकी हैं, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। फैमिलियर टू, फैमिलियर टू क्यों कि भाई इसकी जानकारी सबको है, ये रिकग्नाइजेबल है, तो ये सबको मालूम है फिलहाल, ठीक है, सब पता लग गया है, सबको ध्यान है, बच्चे को पूछ लो फिलहाल तो आप भारत की मैं बात कर लूँ कि भाई हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजिंग, काफ़ी सारे बच्चों के वीडियोस भी आपने देखे हों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, वो बताते नजर आते हैं कि क्या क्या आपके ये मेजर्स अपनाने चाहिए कोविड-19 से सुरक्षा के लिए, तो ये सबको पता है। तो और एम्प्लॉयज को चाहिए क्या, एम्प्लॉयज नीड ओनली बी नज्ड इनटू, एम्प्लॉयज जो कर्मचारी हैं, नीड उनको आवश्यकता है, ओनली बी नज्ड, नज्ड मतलब प्रेरित करना, उनको प्रेरित किए जाने की आवश्यकता है, इनटू अडॉप्टिंग, याद रखिएगा नज किसके लिए कर रहे हो उसके लिए इनटू लगा सकते हो। आज के जो पीडीएफ मिलता है पेड यूजर्स को, उसमें मैंने जो इसका दिया है, एग्जाम्पल दिया है, उसमें आपको दे रखा है कि नज के साथ में इनटू का प्रयोग देके ही एग्जाम्पल है, तो नज में इनटू लग जाएगा। इनटू प्रपोजिशन है तो आईएनजी लग जाएगा। अडॉप्ट का मतलब अपनाना होता है, तो उनको प्रेरित किया जाए कि उनको अपनाए। डैम किसके लिए आ रहा है, डैम यहाँ पे इन रिक्वायरमेंट्स के लिए आ रहा है ना। और कैसे अपना सकता है, थ्रू परसिस्टेंट कम्युनिकेशन, थ्रू मतलब माध्यम हो गया, परसिस्टेंट का मतलब सतत, लगातार, कंटिन्यूअस,
लगातार उनसे बातचीत करके करवाएं ये काम, उनको प्रेरित रखें। और दूसरा फ्री प्रोविजनिंग, प्रोविजनिंग का मतलब यहाँ पे सप्लाई करने से मतलब है, और उनको फ्री में मास्क दिए जाएं, सैनिटाइजिंग मटेरियल्स दिए जाएं, ठीक है ना, इस तरीके से करा सकते हो। एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफिस स्पेस सुटेबली, और ऑफिस स्पेस को उपयुक्त तरीके से ऑर्गेनाइज करके ये करवा सकते हो। अब देखो यहाँ पे नज्द इनटू इसने किया, इनटू के बाद में प्रिपरेशन प्लस आईएनजी लगा, फिर आगे इसने क्या किया है कि भाई ये एक तो परसिस्टेंट कम्युनिकेशन के द्वारा, है ना, ये कर सकते हो। फ्री प्रोविजनिंग ऑफ मास्क, बात वही चल रही है यहाँ पे, देखो ये नाउन बना रहा है इसको, जैसे परसिस्टेंट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन नाउन बन गया, तो यहाँ पे इसको इसने नाउन बना दिया, ठीक है, फिर इसको इसने नाउन बना दिया, तो ये सब नाउन का काम ही कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये सब काम अब ये रिपीट कर देता हूँ बहुत सिंपल सी भाषा में, वैसे बहुत सिंपल सा आज का एडिटोरियल है आपका। ये कहना चाह रहा है कि भाई ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं इनका सबको मालूम है, और एम्प्लॉयज़ को आवश्यकता ये है कि भाई उनको प्रेरित किया जाए, उनको एनकरेज किया जाए। और ये कैसे कर सकते हो, लगातार उनसे बातचीत करके, उनको मास्क और सैनिटाइजर्स फ्री में आवंटित करके, और ऑफिस स्पेस को उपयुक्त तरीके से यूज करके। आगे देखिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग ऑफ इवन 1 मीटर इफ नॉट दैट 2 गज और 6 फीट दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी एडवोकेटेड डज पोज डिफिकल्टीज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्पेस एंड डेंसिटी ऑफ वर्कर्स इन मैनी प्लेसेस। तो कह रहा है कि भाई फिजिकल डिस्टेंसिंग का मतलब दूरी बना के रखना, ऑफ इवन 1 मीटर, 1 मीटर की दूरी बना के रखना, 1 मीटर की भी दूरी बना के रखना। इवन स्ट्रेस डालने के लिए इवन का मतलब भी होता है, तो 1 मीटर की भी दूरी बना के रखना। इफ नॉट द 2 गज, चाहे 2 गज की ना हो, 2 गज का मतलब 6 फीट की दूरी। ये किसने कहा था, नरेंद्र मोदी जी ने इस बात की वकालत की थी, इसका समर्थन किया था। एडवोकेट का मतलब सपोर्ट करना, तो इस बात के लिए कहा था कि 6 फीट की दूरी बना के रखो। तो 6 फीट तो जाने दो, आप अगर 1 मीटर की भी दूरी बनाने की अगर बात करते हो तो डज पोज डिफिकल्टीज, तो ये डज यहाँ पे देखो, अगर किसी भी वर्ब से पहले डू डज डिड लगता है तो उसका एक फंक्शन होता है कि वो इसको इम्फेसाइज करता है। इम्फेसाइज का मतलब उस पर जोर डालने का काम करता है। तो ये क्या करेगा कि ये डिफिकल्टीज पेश करता है, मुश्किलें पेश करता है, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्पेस। किसके कारण, स्पेस की कमी के कारण, क्योंकि स्पेस इतना ज्यादा होता नहीं है वर्क प्लेस पे। और दूसरा डेंसिटी ऑफ वर्कर्स के डेंसिटी को ले, डेंसिटी मतलब घनत्व होता है, मतलब बहुत नजदीक नजदीक बहुत सारे लोग कर्मचारी होते हैं इन मैनी प्लेस, मतलब बहुत सारे स्थानों पर ऐसा देखने को मिलता है। तो क्या कह रहा है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग, यहां तक कि 1 मीटर की फिजिकल डिस्टेंसिंग ही हो, या फिर जैसे कि मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने एडवोकेट किया था 6 फीट या फिर 2 गज की दूरी, ये जो है मतलब ये ना हो चाहे, लेकिन 1 मीटर की दूरी की बात कर लो भले ही, ये भी मतलब मुश्किल है कि कैसे फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाए, क्योंकि स्पेस की कमी होती है और वर्कर्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है, बहुत सारे स्थानों पर ऐसा देखने को मिलता है। मैनी के साथ में नाउन प्लूरल लगता है, मैनी काउंटेबल नाउन से पहले आता है, जबकि एक मच होता है वो अनकाउंटेबल नाउन से पहले आता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भी मैनी और मच की डिग्री कौन सी है, पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि मैनी और मच दोनों ही पॉजिटिव डिग्री हैं, ठीक है, इन दोनों की डिग्री कंपैरेटिव मोर बनती है। आगे आ जाइए, बट एम्प्लॉयर शुड सी द वैल्यू ऑफ कीपिंग सेल्फ अटेंडेंस एट स्टाफ लेवल्स इवन विद इन द लीगली permitted ceiling which now extends to 50% in specified sectors and even in some government offices. बट एम्प्लॉयर्स, लेकिन जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो काम देते हैं, जो मालिक लोग हैं, शुड सी, उनको देखना चाहिए द वैल्यू ऑफ कीपिंग स्टाफ अटेंडेंस एट सेफ लेवल्स। ये वही बात है जो हेडलाइन में हमने पढ़ी थी, तो उनको क्या देखना चाहिए, द वैल्यू समझना चाहिए। शुड सी, सी का मतलब समझना भी होता है, सी का मतलब मिलना भी होता है, सी का देखना भी होता है, ठीक है। तो सी का मतलब यहाँ पे समझना चाहिए उनको किस चीज़ के बारे में, कि वैल्यू समझनी चाहिए कीपिंग स्टाफ अटेंडेंस एट सेफ लेवल्स। कीपिंग इसलिए आ रहा है क्योंकि प्रिपोजिशन ऑफ प्रिपोजिशन में आईएनजी लगेगा, तो स्टाफ अटेंडेंस को सेफ लेवल पे रखने की जो वैल्यू हो सकती है कि सुरक्षित स्तर पर स्टाफ की अटेंडेंस को रखने में जो वैल्यू है उसको समझनी चाहिए। विद इन द लीगली परमिटेड सीलिंग, विद इन का मतलब भीतर भीतर, किसके, लीगली मतलब कानूनी तौर पर, परमिटेड मतलब जिसकी अनुमति है, सीलिंग का मतलब यहाँ पे ऊपरी सीमा कह सकते हो, ठीक है। तो जो भी कानूनी तौर पर एक सीमा दे रखी है कि इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए अटेंडेंस, तो उसके भीतर भीतर आप रखिए उसको, इस बात को समझना पड़ेगा मालिकों को। विच नाउ एक्सटेंड्स टू, विच यहाँ पे उस सीलिंग के लिए है कि जो ऊपरी सीमा है या लिमिट है वो अब बढ़कर कितनी हो गई है, एक्सटेंड टू का मतलब बढ़ना है, एक्सटेंड का बढ़ना है, बढ़कर कितनी, 50% तक कर सकते हो। पहले 30% के करीब था, अब कह दिया है कि आप आधे कर्मचारियों को बुला सकते हो इन स्पेसिफाइड सेक्टर, लेकिन किस सेक्टर में, जो कुछ विशेष सेक्टर्स बताए हैं इसमें, कुछ विशेष सेक्टर्स हैं उनके लिए स्पेसिफाइड एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एंड इवन इन सम गवर्नमेंट ऑफिसेज, और यहाँ तक कि कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी इवन आ रहा है, तो भी हो गया। तो कह रहा है कि भाई एम्प्लॉयर्स को यहाँ पे समझना चाहिए कि भी स्टाफ अटेंडेंस को कम रखने के पीछे क्या लॉजिक है,
क्या मतलब इसकी इंपॉर्टेंस है, और साथ में इसको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो स्टाफ अटेंडेंस का जो लेवल है ना, जो लीगली परमिटेड है। अब यहाँ पे परमिटेड जो है ना, सीलिंग यहाँ पे नाउन है, परमिटेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, और ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है तो इसलिए एडवर्ब है, और एलवाई एंडिंग वर्ड जनरली एडवर्ब होते हैं, तो लीगली यहाँ पे एडवर्ब है। तो जो एक लीगल तौर पर परमिटेड एक सीलिंग है, एक ऊपरी जो एक लेवल है, स्तर है या लिमिट है, उसके भीतर स्टाफ अटेंडेंस को यहाँ पे क्या रखना चाहिए, कंट्रोल में रखना चाहिए। साथ में अभी स्टाफ जो अटेंडेंस है या फिर ये सीलिंग जो है, जो एक आप कह रहे हो कि ऊपरी जो सीमा है उसको अब एक्सटेंड कर दिया गया है, एक्सटेंड हो चुकी है, ये कहाँ तक आ चुकी है, 50% तक। लेकिन किस सेक्टर में, कुछ विशेष सेक्टर्स हैं उनमें, और यहाँ तक कि कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेज में। फिर कह रहा है फेलियर टू मेंटेन डिस्टेंसिंग मोर सो इन ए पुअरली वेंटिलेटेड closed environment gives the virus a free run at Chennai's wholesale vegetable market showed starkly। फेलियर का मतलब है सफलता, किस चीज में, टू मेंटेन करने में। क्या मेंटेन करना है, डिस्टेंसिंग, दूरी बना के रखने वाली बात है। मोर सो, और वो भी अधिक, इन अ पुअरली वेंटिलेटेड, वेंटिलेटेड एडजेक्टिव है, पुअरली एडवर्ब है। वेंटिलेटेड का मतलब हो गया जिसमें रोशनदान हो, जहां पे हवा का मतलब हवा जो है वो पास होती हो, है ना। तो मतलब जहाँ पे कई ऑफिस ऐसे होते हैं ना, एसी लगे रहते हैं, कहीं पे खिड़की नहीं है, कुछ वेंटिलेशन का कोई व्यवस्था नहीं है, तो पुअरली वेंटिलेटेड का मतलब बहुत ज़्यादा खराब हालत है वेंटिलेशन की। क्लोज्ड एनवायरनमेंट का मतलब बिल्कुल बंद स्थान है। तो ये जो स्थिति है, ये जो फेलियर है, देखो समझिएगा, ये इसका सब्जेक्ट बनता है। तो फेलियर किस चीज़ का, डिस्टेंसिंग को फॉलो करने का, मेंटेन करने का जो फेलियर है, और वो भी कहाँ पर, ये अधिक कहाँ देखने को मिलता है, ऐसा, मोर सो, मोर मतलब अधिक, सो मतलब ऐसा, अधिक यहाँ पे इस जैसी चीज़ें जो कहाँ पे मिलती है, मतलब जहाँ पर फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है मेंटेन नहीं हो पाती, अधिक कहाँ पे मिलता है, देखना जहाँ पे वेंटिलेशन की व्यवस्था अच्छी नहीं है, जहाँ पे एनवायरनमेंट बिल्कुल बंद है, तो ये जो चीज़ है ये देता है वायरस को फ्री रन, मतलब वहाँ पे वायरस ज़्यादा पनपता है, वायरस अधिक फैलता है। जैसे कि देखा गया था चेन्नई के होलसेल वेजिटेबल मार्केट में, थोक बाजार है, सब्जी बाजार है, वहाँ पे शोड स्टाकली का मतलब है ऑब्वियसली, क्लियरली, जहाँ पे स्पष्ट रूप से ऐसा देखने को मिला। शो की विशेषता बता रहा है, स्टाकली यहाँ पे एडवर्ब है। तो बहुत सिंपल सी भाषा में बात करें तो फिजिकल डिस्टेंसिंग कई जगह पे नहीं बन पाती है। क्यों नहीं बन पाती, क्योंकि वहाँ पे क्लोज्ड एनवायरनमेंट रहता है, वहाँ वेंटिलेशन की व्यवस्था नहीं होती है, और ऐसे जो प्लेसेस होते हैं ना, वहाँ पे वायरस ज़्यादा पनपता है, ज़्यादा फैलता है, जैसा कि चेन्नई के होलसेल वेजिटेबल मार्केट में बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखने को मिला। आगे देखो, द सेंटर्स प्रोटोकॉल फॉर सिम्टोमेटिक केसेज एट द वर्क प्लेस रिक्वायरिंग टेस्टिंग एंड वेयर वारंटेड क्वारंटीनिंग of both the worker and close contacts and a 2-day closure of offices experiencing an outbreak should underscore to employers the importance of prevention। The center's protocol, सेंटर का जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल का मतलब कुछ नियम आदि होते हैं। फॉर सिम्टोमेटिक केसेस, किसके लिए, ऐसे केसेस के लिए जिनके सिम्टम्स नजर आते हैं, है ना, लक्षण नजर आते हैं। एट द वर्क प्लेस, काम के स्थान पर, वर्क प्लेस पर। रिक्वायरिंग टेस्टिंग, तो सेंटर के प्रोटोकॉल किसके लिए, वर्क प्लेस पर कोई मान लो सिम्टोमेटिक केसेस कुछ दिखने लग गया कि सिम्टम्स हैं, कोरोना संक्रमित हो सकता है, तो उसके लिए क्या प्रोटोकॉल है, रिक्वायरिंग टेस्टिंग की जरूरत, एंड वेयर वारंटेड, और जहाँ कहीं भी जरूरी हो। वारंटेड का मतलब क्या बताया था, कॉल फॉर, जस्टिफाई, वैलिडेट, ये बताया था। तो जहाँ कहीं भी जरूरत हो, क्वारंटीनिंग ऑफ बोथ द वर्कर एंड क्लोज कॉन्टैक्ट्स, तो क्वारंटीन किया जाए किसको, दोनों को, किन किन दोनों को, जो वर्कर है और उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स है, जो भी काम करने वाला व्यक्ति है और जो नजदीक संपर्क में हैं उनको। बोथ के साथ में क्या लगेगा, एंड लगेगा। एंड ए 2-day क्लोजर ऑफ ऑफिसेज एक्सपीरियंसिंग एन आउटब्रेक, और अगर आउटब्रेक एक्सपीरियंस करता हो, जहाँ पे आउटब्रेक का मतलब किसी बीमारी का अचानक से फैल जाना, तो अगर कोई बीमारी फैल गई, ये बीमारी फैल जाती है, संक्रामक तो है ही, एक्सपीरियंस करता है अगर ऐसा, तो वहाँ पे 2 दिन एक बार ऑफिसेज को क्लोज कर दो। शुड अंडरस्कोर टू एम्प्लॉइज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिवेंशन। अब फिर से समझिए एक बार क्या कहना चाह रहे हैं कि भी सेंटर का जो प्रोटोकॉल है फॉर सिम्टोमेटिक केसेज एट द वर्क प्लेस, किसके लिए प्रोटोकॉल है, सिम्टोमेटिक केसेज के लिए, ऐसे केसेज जहां पर लक्षण नजर आते हैं। रिक्वायरिंग टेस्टिंग एंड वेयर वारंटेड क्वारंटीनिंग ऑफ बोथ द वर्कर एंड क्लोज कॉन्टैक्ट्स, तो टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट, जहां कहीं जरूरत हो वहां पे वर्कर और उसके क्लोज कॉन्टैक्ट्स को क्वारंटीन करने की रिक्वायरमेंट, और 2 दिन क्लोजर की रिक्वायरमेंट, ऑफिस को क्लोज कर देना जहां पर आउटब्रेक एक्सपीरियंस करता हो कोई ऑफिस की, वहां पे आउटब्रेक हो चुका है। तो ये इन चीज़ें जो शुड अंडरस्कोर टू एम्प्लॉयर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिवेंशन, ये जो चीज़ है ये यहाँ पे अंडरस्कोर का मतलब क्या है, जोर देना, किसी बात पर इंफेसाइज करना। टू एम्प्लॉयर्स मतलब मालिकों को, द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिवेंशन का मतलब कि क्या महत्व है इस बीमारी को रोकने का, ये बात उनको समझनी चाहिए, ये उन जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके दिमाग में आनी चाहिए ये बात।
फिर कह रहा है रेस्पॉन्सिबिलिटी हाउएवर डज नॉट डिवॉल्व एंटायरली ऑन ऑफिसेज एंड एस्टैब्लिशमेंट एंड इट इज इंपेरेटिव फॉर अदर एक्टिविटीज सच एज पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय मेनी वर्कर्स टू मीट कोविड-19 रिक्वायरमेंट्स। रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, हाउएवर मतलब हालांकि, है ना, डज नॉट डिवॉल्व एंटायरली, डिवॉल्व में ऑन लगेगा बताया था, डिवॉल्व का मतलब है निचले स्तर पर जाना, तो ये जिम्मेदारी जो है केवल इन्हीं की नहीं है, किन की, ऑफिसेज की, स्टैब्लिशमेंट्स की, मतलब जो संस्थाएं हैं केवल उन्हीं की जिम्मेदारी नहीं है, केवल उन पर जिम्मेदारी नहीं है। एंड इट इज इंपेरेटिव, इंपेरेटिव का मतलब बताया था मैंडेटरी हो, ऑब्लिगेटरी हो, है ना, या कंपलसरी हो, अनिवार्य को बोलते हैं। ये अनिवार्य है अदर एक्टिविटीज, अन्य गतिविधियों के लिए भी, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है बाई यूज बाय मेनी वर्कर्स। मान लीजिए वर्कर आ रहा है ऑफिस में, तो किस तरीके से आएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करके आएगा, है ना, कोई बस वगैरह से आएगा, कोई ऑटो से आएगा, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करके आएगा। तो ये जो चीज़ है उसके लिए भी जरूरी है ना, टू मीट कोविड-19 रिक्वायरमेंट्स। किसके लिए मीट का मतलब यहाँ पूरा करना है, फुलफिल करना है, कोविड-19 की जो आवश्यकताएं हैं इसको प्रिवेंट करने की, इसके खिलाफ अपने आप को डिफेंड करने की जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए इनके लिए भी ये जिम्मेदारी बनती है। तो जिम्मेदारी केवल ऑफिसेज की या एस्टेब्लिशमेंट्स की नहीं है एंटायरली, मतलब संपूर्ण रूप से, तो जिम्मेदारी संपूर्ण रूप से ऑफिसेज या एस्टेब्लिशमेंट्स की नहीं है, ये अन्य एक्टिविटीज, एंड इट इज इंपेरेटिव फॉर अदर एक्टिविटीज, ये अन्य एक्टिविटीज के लिए भी इंपेरेटिव बन जाता है, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसका इस्तेमाल बहुत सारे वर्कर्स करते हैं, किसके लिए जरूरी बन जाता है, कोविड-19 रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। Some institutions are mandating installation of the Arogya Setu app by employees returning to work when the legal basis of this monitoring mechanism remains shaky and there are no assured benefits in terms of healthcare. सम इंस्टीट्यूशंस मतलब कुछ जो संस्थान हैं, आर मैंडेटिंग मतलब वो अनिवार्य बना रहे हैं, मैंडेटिंग का आदेश दे रहे हैं, इंस्टॉलेशन ऑफ द आरोग्य सेतु ऐप की वो इंस्टॉल कर लें, ऐप बाई एम्प्लॉइज, ये कह रहे हैं कि आदेश दे रहे हैं कि भाई आप ना मैंडेटरी का मैंडेट से मैंडेटरी बनता है, अनिवार्य बना रहे हैं, ऐसा भी कह सकते हो। तो एम्प्लॉइज से कह रहे हैं कि अपने मोबाइल के अंदर ये ऐप डाउनलोड कर लो, वापस जब लौट रहे हो आप, है ना। When the legal basis of this monitoring, जब the legal basis जो कानूनी आधार है of this monitoring mechanism, इस मैकेनिज्म का मतलब सिस्टम होता है, सिस्टम कौन सा, आरोग्य सेतु ऐप की बात कर रखा। मॉनिटरिंग क्यों बोला, क्योंकि ये निरीक्षण करने का काम करती है कि आरोग्य सेतु ऐप अगर आपके पास है तो आपके आसपास कौन संक्रमित है ये पता लग जाता है आपको, है ना, अगर किसी ने अपडेट कर रखा हो इस ऐप को, अगर ढंग से यूज करना आता हो तब की बात है, ठीक है। कई लोग अगर मान लीजिए संक्रमित हैं और उसका हम डेटा नहीं दे रहे हैं उसके अंदर, तो फिर अलग बात है। तो ये कह रहा है कि इसका लीगल बेसिस जो है इस मॉनिटरिंग मैकेनिज्म का रिमेंस शेकी, शेकी का मतलब है जिसकी फाउंडेशन कमजोर हो, तो ये अभी भी कमजोर बनी हुई है, इसका मैकेनिज्म ढंग से मतलब ये नहीं कह सकते बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड देयर आर नो एश्योर्ड बेनिफिट, देयर से स्टार्ट हुआ है, एंड कंजंक्शन है तो इन्वर्जन है, आर लग रखा है पहले, वो हेल्पिंग वर्ब, फिर आपको दे रखा है सब्जेक्ट, और कोई एश्योर्ड बेनिफिट्स नहीं है। एश्योर्ड का मतलब बिल्कुल सुनिश्चित, बेनिफिट्स का मतलब लाभ, कोई सुनिश्चित लाभ नहीं है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर। किस संदर्भ में बात करें, अगर हेल्थ केयर की बात करें तो कुछ यहाँ पे बिल्कुल सुनिश्चित रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं, उसके बावजूद कुछ संस्थान यहाँ पे इसको अनिवार्य कर रहे हैं। तो कह रहा है कि कुछ संस्थान इस ऐप को अपने एम्प्लॉइज के द्वारा इंस्टॉल करने के लिए इसको अनिवार्य कर रहे हैं कि काम पर अगर लौट रहे हैं तो इस ऐप को इंस्टॉल करो, जबकि इसका जो लीगल बेसिस है इस ऐप का, या मॉनिटरिंग मैकेनिज्म जिसको कहा है, इसका जो है अभी भी मतलब बहुत कमजोर है, और बिल्कुल अश्योर्ड बेनिफिट्स इसके मिले हेल्थ केयर के संदर्भ में ऐसा भी नहीं है, कुछ सुनिश्चित रिजल्ट इसके नहीं है, लाभ नहीं है। एट दिस स्टेज ऑफ द पेंडेमिक व्हेन अ ग्रेजुअल रिजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन मल्टीपल सेक्टर्स रेंजिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्शन टू फूड टेकअवेज इज अ नेसेसिटी, द मोस्ट फिजिबल इंटरवेंशन एट द वर्क प्लेस आर वॉलंटरी एंड दोज दैट कॉस्ट द लीस्ट। तो ये कहना चाह रहा है कि एट दिस स्टेज ऑफ द पेंडेमिक, ये जो स्टेज है पेंडेमिक की, इस स्थिति में, इस अवस्था में, इस स्टेज पर, पेंडेमिक की वैश्विक महामारी की जो ये स्टेज है, इसमें व्हेन अ ग्रेजुअल रिजम्पशन, व्हेन का मतलब जब, ग्रेजुअल का मतलब धीरे धीरे एडजेक्टिव है, रिजम्पशन का मतलब पुनः शुरू करना, रिज्यूम से बनता है रिजम्पशन, तो धीरे धीरे जो शुरुआत करने की बात आप कर रहे हो इकोनॉमिक एक्टिविटी को, आर्थिक गतिविधियों को, इन मल्टीपल सेक्टर्स का मतलब अनेकों सेक्टर्स में, रेंजिंग फ्रॉम, तो फ्रॉम और टू तो बताता है कि यहां से लेकर यहां तक, रेंजिंग का मतलब ये एक फैलाव है, इनमें शुरू करना चाह रहे हो। कंस्ट्रक्शन से लेकर फूड टेकअवेज, फूड टेकअवेज समझते हो कि किसी होटल पे गए, वहां पर आप खाना बैठकर नहीं खा रहे हैं वहीं पर, बल्कि आप घर लेकर जाते तो टेकअवेज बोलते हैं। इज ए नेसेसिटी, ये एक जरूरत है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इस स्टेज पर, पेंडेमिक की इस स्टेज पर, जब ग्रेजुअल रिजम्पशन जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी का अनेकों सेक्टर्स में, कंस्ट्रक्शन से लेकर फूड टेक अवेज तक, ये यहाँ पे एक आवश्यकता है। इज किसको देखकर आ रहा है, इज आ रहा है ग्रेजुअल रिजम्पशन, धीरे धीरे शुरू कर दिया जाए, ये जरूरी है। द मोस्ट फिजिबल इंटरवेंशंस, फिजिबल का मतलब होता है व्यवहारिक, प्रैक्टिकल, मोस्ट फिजिबल है तो एडजेक्टिव है, डिग्री सुपरलेटिव है तो दै का प्रयोग कर रखा है। सबसे अधिक व्यवहारिक जो हस्तक्षेप है, इंटरवेंशन का मतलब इंटरसीड करना है, हस्तक्षेप है। एट द वर्क प्लेस,
वर्क प्लेस पर सबसे व्यवहारिक जो इंटरवेंशंस हैं वो क्या हैं? वॉलंटरी एंड दोज दैट कॉस्ट ऑफ द लीस्ट। वॉलंटरी मतलब स्वैच्छिक रूप से पालन करें, एंड दोज दैट कॉस्ट द लीस्ट, और उन चीज़ों का पालन करें जिसकी कॉस्टिंग सबसे कम है। कॉस्ट मतलब लागत आना, लीस्ट मतलब कम से कम हो। तो रिपीट कर रहा हूं कि ग्रेजुअल रिजम्पशन जो है इस स्थिति में, जो पेंडेमिक की जो स्थिति है, स्टेज है, यहाँ पे जब एक ग्रेजुअल रिजम्पशन है इकोनॉमिक एक्टिविटी का अनेकों सेक्टर्स में, सेक्टर्स के नाम बताए हैं कंस्ट्रक्शन से लेकर फूड टेक अवेज तक, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे जरूरी जो इंटरवेंशन है वर्क प्लेस में वो वॉलंटरी हैं। मतलब स्वैच्छिक रूप से, इंटरवेंशन का मतलब ये है कि और तो कौन इंटरवीन करे इस चीज़ को, स्वैच्छिक आप खुद करेंगे इस चीज़ को। एंड दोज दैट कॉस्ट द लीस्ट, और वो हस्तक्षेप या दोज किसके लिए आ रहा है? इन इंटरवेंशंस के लिए आ रहा है। और वो इंटरवेंशंस दैट कॉस्ट, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है तो दोज को देखकर यहाँ वर्ब लगेगी, दोज प्लूरल है इस कारण से यहाँ पे वर्ब जो है प्लूरल आ रही है, कम से कम उसका हस्तक्षेप हो। देयर में स्टिल बी occasion to resort to intermittent lockdowns if opening up leads to mounting cases. There may be, there से start हुआ, फिर से इन्वर्जन है, may पहले आ रहा है फिर still आ रहा है, तो there still may be मतलब अभी भी क्या हो सकता है? स्टिल का मतलब अभी भी कुछ ऐसा अवसर हो सकता है, ऐसा ओकेजन हो सकता है टू रिजोर्ट टू इंटरमिटेंट लॉकडाउन। इंटरमिटेंट का मतलब रुक रुक कर, इरेगुलर तरीके से। इंटरमिटेंट यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा। लॉकडाउन्स, एक बच्चे ने पूछा था लॉकडाउन क्यों नहीं, लॉकडाउन्स क्यों लगाया? तो देखो अलग अलग क्षेत्र के लॉकडाउन्स है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद पड़ी है वो लॉकडाउन्स हैं, स्कूल कॉलेजेस बंद पड़े हैं वो लॉकडाउन है, आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं अपने घरों में वो लॉकडाउन है। तो डिफरेंट प्रकार के लॉकडाउन्स हैं, इस प्रकार से लॉकडाउन्स कहा गया है। तो देयर में स्टिल भी, स्टिल का मतलब अभी भी, कोई भी सिचुएशन को कंटिन्यू डिनोट करने के लिए कि वो कंटिन्यू है, इसके लिए आप यूज करते हैं स्टिल का। तो अभी भी ऐसे अवसर हो सकते हैं कि सहारा लेना पड़े। रिजोर्ट टू का मतलब क्या है? हैव रिकोर्स टू, है ना, टर्न टू या फिर फॉल बैक ऑन। तो ऐसा सहारा लेना पड़ सकता है आपको कि किसका, कि आपको अनियमित तौर पर कभी कभार लॉकडाउन लगाने पड़ सकते हैं। इफ ओपनिंग अप लीड्स टू माउंटिंग केसेस, कब? जब अगर आप गतिविधियों को खोल रहे हैं और इससे केसेस माउंट हो रहे हैं। माउंट का मतलब क्या होता है? माउंट का मतलब बढ़ना। अब आप पूछेंगे कि टू के साथ आईएनजी क्यों है, तो ये लीड टू साथ में आ रहा है इसलिए टू के साथ आईएनजी नहीं है, ये इस फ्रेज के साथ आईएनजी है। याद रखिएगा, टू अगर किसी फ्रेज का हिस्सा है तो फिर आप आईएनजी लगा सकते हैं। टू फ्रेज का हिस्सा नहीं है, वर्ब से पहले आ रहा है तो V0 बेस फॉर्म लगाएंगे। लीड टू का मतलब होता है रिजल्ट इन, परिणाम निकलना। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये अगर केसेस माउंट होते हैं, अगर केसेस बढ़ते हैं इस इकोनॉमिक एक्टिविटी को चालू कर देने से, ओपन अप कर देने से, तो लगातार ना सही लेकिन कभी कभार अनियमित तौर पर लॉकडाउन्स का सहारा लेना पड़ सकता है। जैसा कि आपने कल ही देखा होगा, दक्षिण कोरिया में स्कूल को फिर बंद कर दिया गया है क्योंकि वहाँ पे 2 स्टूडेंट्स फिर से संक्रमित मिले हैं। काफ़ी बार आपने देखा है कि चाइना के अंदर लॉकडाउन खुल के, लेकिन कई बार जब संक्रमित मिलते हैं तो फिर से लॉकडाउन लगाया जाता है। तो इस प्रकार के इंटरमिटेंट लॉकडाउन्स। अब प्रूडेंट कोर्स, प्रूडेंट का मतलब विवेकपूर्ण, इंटेलिजेंट कह सकते हो, बुद्धिमानी पूर्ण कह सकते हो। तो एक प्रूडेंट कोर्स, कोर्स का मतलब रास्ता है, वुड बी टू नेविगेट द प्रेजेंट विद अ मिनिमलिस्ट अप्रोच एज द क्वेस्ट फॉर अ मेडिकल ब्रेक थ्रूज मेक्स प्रोग्रेस। तो कह रहा है एक प्रूडेंट कोर्स जो होगा, प्रूडेंट कोर्स का मतलब बुद्धिमानीपूर्ण रास्ता क्या होगा? वुड बी वो होगा टू नेविगेट, नेविगेट का मतलब दिशा का पता लगाना होता है, दिशा नेविगेशन पता है आपको। द प्रेजेंट विद अ मिनिमल अप्रोच, तो नेविगेट द प्रेजेंट, जो वर्तमान में जो भी चीजें उपस्थित हैं उनको मिनिमलिस्ट अप्रोच का मतलब कम से कम अप्रोच के साथ में आप उसको नेविगेट करें। एज द क्वेस्ट फॉर ए मेडिकल ब्रेक थ्रूज, क्योंकि जो मेडिकल ब्रेक थ्रू या मेडिकल सफलता की जो तलाश है, मेक्स प्रोग्रेस, वो धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही है। तो वर्तमान में जो भी आपके पास उपलब्ध है उसका प्रयोग करें। तो सबसे बुद्धिमानीपूर्ण अप्रोच ये है कि जो विद द प्रेजेंट, जो प्रेजेंट है, वुड बी टू नेविगेट द प्रेजेंट विद अ मिनिमलिस्ट अप्रोच, जो वर्तमान में आपके पास जो भी उपलब्ध है उसको मिनिमलिस्ट अप्रोच के साथ आप यूज करें, क्योंकि जो क्वेस्ट है मेडिकल ब्रेक थ्रू की वो धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही है। रिपीट कर देता हूं इस चीज को, इसको यो मान लीजिए कि एक बुद्धिमानीपूर्ण अप्रोच जो है वो ये होगी कि वर्तमान जो है ना उसको आप नेविगेट करें, वर्तमान जो भी चल रहा है उसको नेविगेट करें किस अप्रोच से? मिनिमलिस्ट अप्रोच के साथ में, है ना। और जैसे जैसे प्रोग्रेस हो रही है, मेडिकल ब्रेक थ्रू जो है वो सफलता अर्जित करने की ओर अग्रसर है ना। जो क्वेस्ट का तलाश होती है, तो मेडिकल ब्रेक थ्रू की जो तलाश है वो धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही है, आगे बढ़ रही है। टीकाकरण की बहुत सारे देश जो है प्रयोग कर रहे हैं। चाइना ने यहाँ दावा किया है कि उसको दवा एक मिल गई है जो बिना टीकाकरण के भी ठीक हो सकता है। कुछ एंटीबॉडीज़ के सहारे कुछ करना चाहते हैं, है ना, कुछ प्लाज्मा थेरेपी के सहारे करना। तो ये जो क्वेस्ट है ये धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही है। तो ऐसी स्थिति में जो वर्तमान है, जो प्रेजेंट है, उसको आप नेविगेट करें, उसको दिशा दें किस चीज़ में? मिनिमलिस्ट अप्रोच के साथ में। तो ये था आपका एडिटोरियल। बात करें इसके टोन की,
तो ये टोन सजेस्टिव टोन है। लेखक यहाँ पे सुझाव दे रहा है किस प्रकार से अप्रोच रहनी चाहिए गवर्नमेंट की जब आप ओपन अप करते हैं इस लॉकडाउन को तब। और अब बात करें आज के इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड्स और आज के क्विज की। देखिए पहला वन वर्ड है इनएबिलिटी टू स्लीप, मतलब सोने में अगर असमर्थता है तो उसको इंसोम्निया बोलते हैं, अनिद्रा बोलते हैं। वन हू बिलीव्स इन गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वीमेन इन द ऑल फील्ड, जो व्यक्ति विश्वास करता है कि महिलाओं को भी समान अधिकार मिलने चाहिए, पुरुषों के समान अधिकार, उसको फेमिनिस्ट मतलब महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने वाले व्यक्ति को फेमिनिस्ट बोला जाता है। टू हैव अ वेरी हाई ओपिनियन अबाउट वन सेल्फ, अपने बारे में बहुत ज़्यादा उच्च विचार रखने वाला, मतलब अपने बारे में सोचे, अपने बारे में कुछ वहम रखे कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, ऐसा वैसा कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो, तो कॉन्सीटेड घमंडी व्यक्ति को बोलते हैं ऐसे। प्लेस ऑफ बरियल, तो बरियल दफनाने का जो स्थान है उसको सिमेट्री कब्रिस्तान बोलते हैं। स्पेलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। एन ओकेजन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, महत्वपूर्ण जो होता है उस मोमेंटस, आज ही हमने रिवीजन में डिस्कस किया था इस वर्ड को। मोमेंटस और मोमेंट्री में याद रखिएगा अंतर। मोमेंट्री जो होता है वो इवेनेसेंट होता है, फ्लीटिंग होता है, ट्रांजिटरी होता है, जो टेम्परेरी होता है, जबकि मोमेंटस है वो इंपॉर्टेंट, वाइटल, की, इसेंशियल, ये सब होता है। इडियम्स एंड फ्रेजेस में स्टैंड ऑफिश का मतलब होता है इंडिफरेंट होना, उदासीन होना, न्यूट्रल होना। सोइंग वाइल्ड ओट्स का मतलब है इररेस्पॉन्सिबल प्लेजर सीकिंग इन यंग एज, कि युवावस्था में आपने अगर अपनी खुशी के लिए, अपने आनंद के लिए कुछ गलतियां करी है तो उसको बोलते हैं सोइंग वाइल्ड ओट्स। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मतलब ब्लू यहाँ पे आकाश, आसमान के लिए होता है, स्काई के लिए होता है। बोल्ट का बिजली होती है, बिजली गिर जाना आसमान से, तो ये अनएक्सपेक्टेड ट्रबल होती है, तो अनएक्सपेक्टेड और अनप्लीजेंट। ऑफ नो अवेल का मतलब यूजलेस, जो आपके किसी काम का नहीं है वो यूजलेस है। अवेल का मतलब लाभ को बोलते हैं, वैसे लाभ उठाने को अवेल बोलते हैं, आपको किसी लाभ का नहीं है, इसका मतलब यूजलेस है, प्रभावी है। ऑन द वर्ज ऑफ का मतलब ऑन द ब्रिंक ऑफ होता है, के कगार पर। इसके बाद में आज का ये क्वेश्चन है, ये जरूर देख लीजिए आप इसको। ताइवान प्रेसिडेंट साई इंग वेन स्वॉर्न इन ऑन वेंसडे फॉर अ सेकंड टर्म, 2 members of parliament from India's ruling Bharatiya Janata Party were among the dignitaries from 41 countries who sent in messages of congratulation that were played at the inaugural ceremony। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल के प्रश्न की आंसर की बात रही तो कल के क्विज का जो आंसर था वो नो एरर था, कोई भी गलती उसमें नहीं थी, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। आज के प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जाकर दें, समरी जरूर लिखिएगा जो भी आपको समझ में आया है, जैसा भी आपको समझ में आया है। और एक काम और कर लीजिएगा कि अगर आप नए हैं, नए स्टूडेंट हैं, तो ज़रूर से लिखिएगा कि मैं न्यू हूँ, उसके लिख दीजिएगा, है ना, ताकि मुझे पता रहे कि हाँ नए स्टूडेंट, थोड़ा सा मैं और रिपीट कर दूँ चीज़ों को। अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं, रेगुलर हैं, तो वैसे लिख दीजिए रेगुलर हूँ मैं, तो ये भी आप लिख कर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप रेगुलर हैं या फिर नए स्टूडेंट हैं। चलिए बात करते हैं पेड यूजर्स के लिए यहाँ पे क्विज रहता है, उसकी बात कर लेते हैं।